Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। और ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा है? ल्यूसियो रॉड्रिज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं, इसके जो ऑथर हैं उनके बारे में। तो ल्यूसियो रॉड्रिज 1960 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज अ ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट। तो ल्यूसियो जो रॉड्रिज हैं वो एक महान कोंकणी एसेइस्ट हैं। तो ये कोंकणी क्या होता है? ये कोंकण एरिया में रहने वाले लोगों को कोंकणी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये हमारा गोवा स्टेट में कोंकण क्षेत्र पाया जाता है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कोंकणी कहते हैं। तो ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारे आर्टिकल लिखे एंड कोंकणी, और साथ ही साथ कोंकणी भाषा में भी लिखे। टू वेरियस पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स, बहुत सारे पीरियोडिकल्स के लिए और मैगजीन्स के लिए। ही सर्व्ड एज द विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ फोकलोर एट मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा। और उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फोकलोर, फोकलोर हमारे होते हैं जो लोकगीत वगैरह होते हैं, लोक कहानियाँ होती हैं हमारी, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, हमारी कल्चर से रिलेटेड होती हैं, उनको हम फोकलोर कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने फोकलोर के प्रोफेसर के रूप में सेवा की, और साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में मुंबई और गोवा में भी वर्क किया, या कह सकते हैं कि उन्होंने मुंबई या गोवा में जॉब किया। उसके प्रोफेसर के रूप में भी वो वहाँ पर रहे। His essays were posthumously published under the title of Soil and Soul and Konkani Folk Tales. Subtle humor and informal narration are the essential feature of his writings. तो अब इनके ये जो एसेज थे, है ना, वो कहाँ पर पब्लिश हुए? एक टाइटल से पब्लिश हुए जिसका नाम था ऑफ सॉइल एंड सोल। तो जो भी इनके एसेज थे वो सॉइल एंड सोल नामक टाइटल से पब्लिश हुए, और साथ ही साथ कोंकणी फोक टेल्स के नाम से, यानी इन्होंने कोंकणी फोक टेल्स के नाम से ही अपने जो है एसेज को पब्लिश करवाया, जो कि कैसे थे? सबटल ह्यूमर, जिसमें थोड़ा सा विनम्र कह सकते हैं ह्यूमर था, हास्य था, एंड इनफॉर्मल नरेशन, और एक इनफॉर्मल नरेशन थी। और ये क्या थी? सबटल ह्यूमर और इनफॉर्मल नरेशन, ये इनके जितनी भी राइटिंग्स थी, जितनी भी रचनाएं इन्होंने लिखी, ऐसे या दूसरी चीज़ें, उन सभी का एक एसेंशियल फीचर थी, यानी कि एक आवश्यक अंग थी। उनमें इन दोनों चीज़ों को शामिल किया गया था, ह्यूमर को और इनफॉर्मल नरेशन को शामिल किया गया था। अब देखिए, पढ़ते हैं इस चैप्टर की जो थीम है, थीम ऑफ द स्टोरी क्या है। तो देखिए, शुरू करते हैं। द चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, बेकर, बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो बेकर है, और बेकर का मतलब क्या होता है? जो ब्रेड बनाने वाला होता है, जिनको जो लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड आप लोग खाते ही होंगे, ब्रेड बनाने वालों को हम क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं। और ये कहाँ से? गोवा से। तो देखिए, थीम शुरू करते हैं। द राइटर प्रेजेंट्स ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in its society. Elders still think fondly of the famous Portuguese loaves of bread. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गोवा है ना, गोवा में क्या है? गोवा एक ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्तुगीज़ जो लोग होते हैं उनका प्रभाव रहा है ना। पोर्तुगीज़ या हिंदी में हम उसको पुर्तगाल भी कहते हैं। तो पुर्तगाल के लोगों ने आकर वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ स्टैब्लिश की थी। तो आज भी अगर हम गोवा में जाते हैं तो हमको थोड़ी बहुत पोर्तुगीज़ कल्चर लोगों में देखने को मिल जाती है। तो
ये जो इस गोवा था वो काफ़ी प्रभावित था पोर्तुगीज़ ट्रेडिशन से। तो उस समय पुर्तगाल में ब्रेड लोग खाया करते थे, तो यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर भी उन्होंने ब्रेड खाना शुरू किया। तो यहाँ पर राइटर ने क्या प्रेजेंट किया है, ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, पोर्ट्रेट हम जानते हैं, पोर्ट्रेट हम पिक्चर को कहते हैं, किसी की जो तस्वीर होती है, पिक्चर होती है, उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। और पेन पोर्ट्रेट का मतलब पेन से कुछ लिखा गया, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में अगर हम पेन से इस तरह का कुछ लिख दें कि हमें अपने माइंड में उसकी पिक्चर दिखाई देने लगे, यानी इतना अच्छे से उसका पेन से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इतना अच्छे से लिखा गया है कि उसको पढ़ने मात्र से ही एक तस्वीर सी हमारे मन में उसकी बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेन पोर्ट्रेट। तो राइटर ने यहाँ पर हमें पेन पोर्ट्रेट दिया है एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का, जो गांव का, गोवा के गांव का जो ट्रेडिशनल बेकर है, ब्रेड बेचने वाला या बनाने वाला, वो स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका अपने समाज में अभी भी, यानी आज के समय भी एक महत्वपूर्ण प्लेस है। एल्डर्स स्टिल थिंक फॉन्डली ऑफ द फेमस पोर्तुगीज लोफ्स ऑफ ब्रेड, और जो एल्डर्स हैं वो अभी भी हमारे बड़े ही फॉन्डली तरीके से, बड़े ही मतलब प्रिय हैं वो हम जो पोर्तुगीज़ लोफ्स ऑफ ब्रेड होती हैं उनकी, और वो काफ़ी फेमस हैं। पोर्तुगीज़ लोफ्स ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड के जो लोफ्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रिय हैं, उनको वो पसंद करते हैं, तो आज भी वो देखने को मिल जाते हैं। द फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरिड ऑन इवन टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ बेकर्स और पैट्स इन गोवा। तो ये जो फैमिली ट्रेडिशंस थी किसकी, जो ब्रेड बेचने की, तो ये जो ट्रेडिशन थी वो आज भी कैरी किए हुए हैं। किसके द्वारा कैरी है, ये न्यू जनरेशन्स के द्वारा। जो वहाँ की जो गोवा के बेकर्स हैं या पैडर्स हैं, ये पैड्स का मतलब पैडर से है और पैडर का मतलब भी बेकर ही होता है, तो वो आज भी उस पुरानी ट्रेडिशन को, जो कि किसी समय जब पोर्तुगीज़ लोग हमारे देश पर शासन कर रहे थे, और वैसे उन्होंने देश पर तो नहीं किया है, एक हिस्से पर ही किया है, स्पेशली गोवा पर। तो जब वो गोवा में थे तब वहाँ पर ये ट्रेडिशन शुरू हुई थी। तो उस समय की जो ट्रेडिशन थी उसे आज भी वहाँ के बेकर्स ने जीवित रखा है। इवन टुडे मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बोल। आज भी जो मैरिज जो गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। कब, जब तक कि उनमें स्वीट ब्रेड ना हो और बोल ना हो, है ना। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट गोवन ब्रेड। और जो पार्टी है, किसी भी तरह की कोई दावत है, तो वो क्या करती है, जब गोवन ब्रेड नहीं होती है उसमें, तो वो अपना चार्म लूज़ कर जाती है, मतलब उसकी जो आकर्षण है उस पार्टी का वो खो जाता है। अगर उसमें ये चीज़ें ना होंगी तो लोग उसको ज्वाइन करने के लिए पार्टी को या फंक्शन को या दावत को नहीं जाएंगे। अब भी लोगों को उम्मीद रहती है कि पार्टी होगी तो उनको ये चीज़ें मिलेंगी, ब्रेड मिलेगी या बोल मिलेगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, सबसे पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखते हैं, सुनते हैं। What images of people and places come to your mind when you think of our country? यानी जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो किस तरह की इमेजेस लोगों की, स्थानों की आपके माइंड में आती है। यानी जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो अपने आप ही क्या होता है कि इंडिया के कुछ जो प्लेसेस हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी इमेजेस हमारे माइंड में आ जाती हैं। What parts of India have you lived in or visited? यानी ऐसे कौन से पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पर आप रहे हो या आपने उनको विजिट किया है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप कुछ जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? डेफिनेटली आई थिंक आप लोग बता सकते होंगे, आप बहुत सारे प्लेसेस पर आपने विजिट भी किया होगा। यू मे नो that
apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. और आपको ये मालूम ही होगा या आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश के अलावा, स्पेशली हमारे देश पर ब्रिटिश ने शासन किया सबसे ज़्यादा, तो हमें ब्रिटिश का ज़्यादा याद रहता है, लेकिन रियल में ब्रिटिश के अलावा डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़, इन कंट्री के लोगों ने भी हमारे देश की हिस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले किया या इनका भी बड़ा हिस्सा था। ये भी हमारे देश में आने वाले जो विदेशी थे उनमें से थे। ब्रिटिश तो बाद में आए थे। तो जो पोर्तुगीज़ लोग थे यहाँ पर, ये पोर्तुगीज़ जो लोग थे, डच कहाँ के थे? हॉलैंड के। तो जो ये पोर्तुगीज़ लोग थे पुर्तगाल के, ये स्पेशली गोवा में जा कर के बसे थे। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस? तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखता है या जहाँ पर पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस दिखता है? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी, कॉफ़ी? कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं इंडिया के जहाँ पर चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है, उनको उगाया जाता है? तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पर पोर्तुगीज़ का जो इन्फ्लुएंस रहा, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पर बेकर का मतलब क्या होता है? एक ब्रेड बनाने वाले पर्सन को बेकर कहते हैं, और वो कहाँ से? गोवा से। तो वो ये चैप्टर, इसका नाम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गोवा था हमारा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस था। पुर्तगाल के जो लोग थे वहीं पर आकर बसे थे। तो जब वो आकर के बस गए थे, ट्रेडिशनली उन्होंने सारी अपनी जो ट्रेडिशंस थी, जो आदतें थी, वो उन्होंने वहाँ पर अपना शुरू कर दिया था। तो स्पेशली पुर्तगाल में एक प्रकार की जो ब्रेड हुआ करती थी, वो ब्रेड होती है, अब भी होती है वहाँ पर, तो उसको खाया जाता है। तो जब वो इंडिया में आए तो वहाँ पर भी उन्होंने उसी ब्रेड को खाना शुरू किया। तो देखिए, दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इस सोसाइटी। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर उसका इस गोवन सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक पैडर का, एक बेकर का, बेकर जो ब्रेड बनाता है। Our elders are often here reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। यहाँ पर देखिए, reminiscing nostalgically क्या होता है? Thinking fondly of the past, यानी बड़े ही fondly तरीके। fondly का मतलब जैसे कोई चीज़ पास्ट की हमको बहुत ज़्यादा पसंद रही हो, तो उसके बारे में सोचना, तो उसको हम क्या कहेंगे? reminiscing nostalgically। तो about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो our elders, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो अभी भी उन पुराने पोर्टुगीज डेज को सुनने के या उनको याद करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, है ना? कौन से पुराने दिन? द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और साथ ही साथ वो किसके? जो पोर्टुगीज़ ट्रेडिशंस थी उस समय, और पोर्टुगीज़ फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर ब्रेड दी हुई है, तो ये लोव्स ऑफ ब्रेड इनको बोलते हैं। तो जो पुराने हमारे जो बड़े लोग थे, वो इनके शौकीन थे, बहुत इनको पसंद करते थे। Those eaters of loaves might have vanished। और ये जो ईटर्स थे, मतलब ये जो लोव्स खाने वाले उस समय के जो लोग थे, वो तो अब वैनिश हो गए हैं, मतलब वो तो अब नहीं रहे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन इन ब्रेड को बनाने वाले जो लोग हैं, है ना, वो अभी भी वहाँ पर हैं। गोवा में जो ये पोर्तुगीज़ ब्रेड जो बनाई जाती थी, तो उसको पसंद करने वाले, उनको खाने वाले, है ना, वो तो अब नहीं रहे हैं, पर इनको जो बनाने वाले जो लोग थे, वो अभी भी वहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पर ब्रेड को बनाते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। यानी अभी भी गोवा में हमारे यहाँ
मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं और साथ ही साथ वो लोग हैं जो लोव्स को बनाते थे। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीन है ये क्या है, मिक्सर्स है। इसमें फ्लोर और जो भी चीज़ें होती हैं उनको मिक्स किया जाता है। और आप देखते हैं यहाँ पर एक ये फायर फर्नेस है। यहाँ पर फर्नेस में जो ब्रेड होती हैं उनको बेक किया जाता है। तो ये सारे लोग जो ये सारी चीज़ें जैसे मिक्सर्स है, मोल्डर्स है और जो लोग जो लोब्स को बेक किया करते थे वो आज भी हमारे बीच में गोवा में मौजूद हैं। Those age old time tested furnace still exist। और वो age old का मतलब है यहाँ पर बहुत पुरानी, यानी जो कि बहुत पहले यूज होती थी उस समय की। और टाइम टेस्टेड का मतलब समय के रहते हुए उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब समय रहते हुए उसने लगातार अच्छा काम किया, मतलब टाइम टेस्ट किया हुआ है, काफ़ी टाइम तक उसको टेस्ट किया गया है और अपने रिज़ल्ट में वो हमेशा अच्छी रही है। तो ऐसी फर्नेसेस हैं वहाँ पर, है ना। फर्नेसेस का मतलब जो भट्टी भी कह सकते हैं, है ना, स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि यहाँ पर इसमें से जो लोब्स होती हैं ब्रेड की उनको बेक किया जाता है ना। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो जो फायर है इन फर्नेसेस की, इन भट्टियों की जो आग है, जो जलने वाली इनमें आग है, वो अभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है, अभी भी नहीं बुझी है। इसका एक और मतलब है कि फायर न बुझने का मतलब कि अभी भी इस प्रोफेशन के थ्रू लोग वहाँ पर अपनी अर्निंग करते हैं, अभी भी वो इससे ढेर सारी अर्निंग करते हैं और बहुत सारे लोग इस वर्क में लगे हुए हैं। The third and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places। और क्या हुआ करता था पुराने टाइम में, जब पोर्तुगीज़ देश थे तो उस समय क्या होता था कि जो व्यक्ति ब्रेड को बेचने के लिए जो आता था और सुबह के समय ही आता था, तो क्या होता था उसके हाथ में एक बम्बू होता था, एक बांस की लकड़ी होती थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके पास एक बांस की लकड़ी होती थी, तो जब वो आता था तो बड़ी ज़ोर से उसको ज़मीन पर मारता था। तो थर्ड एंड जिंगल का मतलब हो गया उसी साउंड से, है ना, जिसको वो ज़मीन पे मारता था तो उससे एक साउंड क्रिएट होता था, तो उसको भारी साउंड होता था और तो इसको हम थर्ड एंड जिंगल कहते हैं। तो इसका जो साउंड था वो अनाउंस करता था, हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, है ना, अपने आने का अनाउंस करता था। तो ये जो प्रोसेस उस समय होती थी वो आज भी गोवा के बहुत से प्लेसेस में, कुछ प्लेसेस में सुनी जा सकती है। यानी कि जो बम्बू की जो थर्ड और जिंगल थी वो आज भी गोवा में सुनी जा सकती है कुछ स्थानों पर, यानी आज भी लोग इस तरह से बेचने आते हैं, पहले जिस तरह से आते थे। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेसन। हो सकता है कि जो फादर हैं, जो पहले काफ़ी समय पहले इस प्रोफेशन को किया करते थे, वो अब जीवित ना हों, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो आज भी इस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को कैरी किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोफेशन है वहाँ पर बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए क्या है कि जो पुराने समय में जो पूर्वज उनके किया करते थे, तो आज उनके जो बच्चे हैं वो भी उस काम को करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। तो पैडर भी वही होते हैं जो बेकर होते हैं। पैडर एक पोर्तुगीज़ वर्ड है, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज का वर्ड है। तो वहाँ पर जो बेकर्स होते हैं उनको पैडर बोला जाता है। हमारे इंडिया में बेकर बोलते हैं तो उनको पैडर बोलते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड मतलब गोवा में जब हमने अपना बचपन बिताया तो उस समय ये जो बेकर हुआ करते थे, जो ब्रेड बेचने के लिए आया करते थे, वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, हमारे साथी और हमारे गाइड भी हुआ करते थे। कई बार वो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी समझाया करते थे। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और वो एक दिन में लगभग कम से कम 2 बार हमारे घर के पास से होकर के गुजरते थे या हमारे घर के पास आते थे।
कब कब ये आते थे, 2 बार देखें। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तो तब जब वो अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए पहला राउंड जब सुबह के समय लेते थे, यानी वो अपने घर से निकलते थे, जहाँ पर भी वो रहते थे, जहाँ वो ब्रेड बनाते थे, वहाँ से ब्रेड को लेकर के वो बेचने के लिए निकलते थे। तो ऐसे निकलते हुए वो हमारे घर तक आते थे एंड देन अगेन, और इस तरह से बेचते हुए हमारे घर में देते हुए फिर वो निकल जाते थे। और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी जो बड़ी सी बास्केट होती थी ब्रेड की, आप देख सकते हैं पिक्चर में, है ना, इस तरह से बम्बू के ऊपर वो टांग लेते थे, एक हाथ से उसको पकड़ लेते थे और दूसरे छोर पर बम्बू के जो बास्केट होती थी वो लटकी हुई होती थी। तो और जब वो शाम को अपनी ह्यूज बास्केट को एम्प्टी करके, मतलब सारी ब्रेड्स को बेच करके जब वो वापस लौटते थे, तो उस टाइम भी वो हमारे घर से होकर के गुजरते थे। और उनकी ये आदत थी कि वो जब भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, ज़्यादातर वो अपनी जो स्टिक होती थी उसको, जहाँ पर भी वो रुकते थे तो वो अपनी स्टिक को ज़ोर ज़ोर से मारते थे। तो उसकी जो आवाज़ होती थी वो काफ़ी फेमस आवाज़ हो गई थी। लोग अक्सर उसको जब सुनते थे तो उन्हें हाल पता चल जाता था कि कौन आ गया है, बेकर आ गया है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वेक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जैसे ही जिंगलिंग थर्ड बम्बू का सुनाई देता, यानी जो बम्बू है जिसको लेकर वो चलते थे, उसके ज़मीन पर जोर से मारने का जो आवाज़ होती थी वो जैसे ही हमको सुनाई देती थी तो वो हमें हमारी नींद से, यानी हम सो रहे होते थे सुबह, तो वो हमें जगा देती थी और हम भागते हुए जाते थे उस बेकर से मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। वाई वॉज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों था? यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों था, सॉरी जो राइटर हैं, वॉज इट फॉर द लोफ्स ऑफ द लोफ, लव ऑफ द लोफ, क्या ये जो लोफ के प्रति हमारा प्रेम था उसके लिए था, यानी हमें लोफ जो थी वो ज़्यादा पसंद थी क्या इसलिए? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। द लोफ्स वर ब्रॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, क्योंकि जो लोफ्स थी वो तो कुछ पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा, पैस्किन और बेस्टिन, इनको मेड सर्वेंट को हम क्या कहते हैं, पैस्किन और बेस्टिन कहते हैं। ये भी दोनों वर्ड जो हैं वो पोर्तुगीज़ वर्ड हैं। तो घर में बहुत मेड सर्वेंट हुआ करती थी, तो ये जो लोब्स को लाने का जो काम था वो तो मेड सर्वेंट का था, यानी जब भी बेकर आता था तो बेकर से जो लोब्स हैं उनको कौन लेकर के आता था, जो मेड सर्वेंट होती थी, पैस्किन और बेस्टिन जो होती थी वो लेकर के आते थे या आती थी, है ना, हमारा ये काम नहीं था। तो फिर हम क्यों दौड़ करके जाते थे, क्या हमें ज़रूरत थी? What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. हम किसके लिए जाते थे? तो हम जो जाते थे वो longed का मतलब wished, what we wished, यानी हमारी क्या इच्छा होती थी? हमारी इच्छा होती थी वो ब्रेड बैंगल्स, यानी ब्रेड से बनी हुई बैंगल्स टाइप की, यानी कि गोल चूड़ी जैसी बनी हुई कुछ आइटम होता था जो ब्रेड से ही बनता था, जैसा आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, है ना। हम उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बड़े ही केयरफुली उनको चूज़ करने के लिए जाते थे, तो इसलिए हम वहाँ पर भागते थे। जनरली जो ब्रेड है उसको तो जो घर की जो मेड सर्वेंट होती थी वही लेकर के आती थी। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये जो ब्रेड बैंगल्स होती थी ये वो बहुत ही स्वीट ब्रेड होती थी, यानी मीठी ब्रेड जो आती है, इसको हम केक भी कह सकते हैं। तो जो स्वीट ब्रेड होती थी और स्पेशल जो तरीके से या स्पेशल पर्पज़ से बनाई गई होती थी स्पेशली बच्चों के लिए, तो कभी कभी वो इस तरह की ब्रेड होती थी, तो हम जो जाते थे वो इसके लिए, है ना, लोब्स ऑफ ब्रेड के लिए नहीं जाते थे। Thus Baker made his musical entry on the scene with the झांग झांग sound of his specially made bamboo staff. तो जो बेकर था जब वो आता था तो अपनी म्यूजिकल एंट्री देता था वो,
यानी उसकी जो एंट्री होती थी वो बड़ी म्यूजिकल होती थी सीन पर, क्योंकि वो क्या करता था, अपनी जो बम्बू स्टाफ थी यानी बम्बू की जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, उसको बड़ी विशेष तरीके से मार करके झैंग झैंग की आवाज़ वो किया करता था। आप देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में उसके पास में क्या है, ये स्टिक है ना, और इसी स्टिक को वो क्या करता था, ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारता था, तो जिससे साउंड क्रिएट होता था। तो ये म्यूजिकल एंट्री उसकी हो जाती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और एक हाथ उसका, जब उसके हेड पर बास्केट रखी हुई होती थी सिर पर, तो एक हाथ से वो अपने सिर पर जो है बास्केट को सपोर्ट किए हुआ होता था। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा जो हाथ था वो क्या करता था, जो बम्बू होता था यानी जो बांस होता था, उसकी स्टिक को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से, बैंग्ड का मतलब टू मेक ए लाउड नॉइज बाय हिटिंग समथिंग हार्ड, यानी बम्बू से जो ग्राउंड होता था उसको ज़ोर ज़ोर से मार करके एक लाउड नॉइज़ क्रिएट करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो क्या करता था, जो अक्सर वो जाता था चलते हुए घरों के पास जाके खड़ा होता था और ज़ोर ज़ोर से मारता था, तो इससे लोगों को पता चल जाता था उस घर के कि बेकर आ गया है। तो जब वहाँ से कोई लेडी निकल के आती थी बेकर्स लेने के लिए, स्पेशली मैंने बताया कि वो मेड सर्वेंट हुआ करती थी, तो वो उनको भी गुड मॉर्निंग कह करके उनका अभिवादन किया करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर वो क्या करता था, अपने उस वर्टिकल बम्बू पर अपनी बास्केट को रख देता था। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेड सर्वेंट, यहाँ पर एक मेन है, लेडी नहीं है, तो यहाँ पर वो आया, उसने अपनी जो बास्केट है उसको किस पर रख दिया, वही जो उसके पास बम्बू होता था उस पर एकदम टिका देता था, और एक हाथ से पकड़ भी लेता था, और फिर उसमें से ब्रेड निकाल करके वो उस दूसरे पर्सन को देता था। साथ ही साथ वो उससे गुड मॉर्निंग भी बोलता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. तो हम जो बच्चे थे, हम भी दौड़ करके, जैसे ही वो आता था तो हम भी भागते थे उसकी तरफ, लेकिन क्या होता था कि हमको बड़ों के द्वारा, हमारे एल्डर्स के द्वारा माइल्ड रिबुक का मतलब डांटना, यानी माइल्ड का मतलब यहाँ पे विनम्रता से डांटते हुए असाइड कर दिया जाता था, एक तरफ कर दिया जाता था कि अभी आप छोटे, आप मत जाइए, है ना। और जो लोव्स थी उनकी डिलीवरी किसको की जाती थी, सर्वेंट को, यानी जो सर्वेंट होते थे वो ही उसको लेकर के आते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते थे, भाई हमको भी जाना था, हमें अपनी जो ब्रेड बैंगल्स थी उनको चूज़ करना होता था, कौन सी ब्रेड बैंगल्स हमको पसंद आएगी। जैसे सारी चीज़ें एक सी होती हैं, जैसे हम लोव्स ऑफ ब्रेड की भी बात करें तो वो सारी ब्रेड एक सी होंगी, लेकिन फिर भी जब बच्चों के हाथ में आ जाएंगी तो बच्चे उसको चूज़ करते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये वाली मैं लूँगा, ये वाली मैं लूँगा। तो वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरपेट, तो हम क्या करते थे कि एक या तो किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरपेट पर। पैरपेट क्या होता है, ए लॉन्ग वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ। जैसे ये देख सकते हैं, एक बच्चा है, ये छत पर खड़ा है और छत पर इस तरह से एक दीवार छोटी सी बनाई जाती है ना, जिससे कि बच्चे नीचे ना गिरें। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि हम क्या करते थे कि उसी से झाँक करके, पीप का मतलब झाँक करके, हम जो है देखते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और जो उसकी बास्केट होती थी उसमें झांक रहे होते थे। सम हाउ, किसी भी तरह से, यानी किसी भी तरह से हमको मौका मिल जाता तो हम इस तरह से झांक लेते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, और यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि मुझे आज भी जो टिपिकल फ्रेगरेंस थी उस लोब्स की, जैसे जो लोब्स होती हैं, ब्रेड होती हैं, अगर वो ताज़ी जो बिल्कुल फ्रेश हों, ताज़ी बनी हों, है ना, तो उनसे एक बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है, स्मेल आती है, या कह सकते हैं खुशबू आती है। तो वो जब हमें आती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें मन करता है कि हम उसे खाएं। तो वो कहता है कि मैं अभी भी उस फ्रेगरेंस को याद कर सकता हूँ, मुझे अभी भी वो याद आती है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। तो ये जो अलग अलग टाइप की जो ब्रेड होती थी, तो देखें जो लोब्स होते थे, लोब्स आप देख सकते हैं ये बीच वाले
पिक्चर में दिया हुआ है। तो ये जो लोब्स होती थी ये किसके लिए, एल्डर्स के लिए होती थी, और जो बैंगल्स होती थी, ब्राइट बैंगल्स जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये जो ब्राइट बैंगल्स थी जो सर्कल टाइप में है वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और जब एक बार ये हमारी ब्राइट बैंगल्स आ जाती थी तो हम अपने दांतों को साफ़ करना, दांतों को ब्रश करना या फिर अपने मुंह को प्रॉपर तरीके से वॉश करना भी भूल जाते। हम इसकी भी परवाह नहीं करते। जब ये आ गई तो फिर तो यही खानी है ना, फिर तो हम भूल गए कि हमें ब्रश भी करना है या हमें अपने मुंह को धोना भी है। एंड वाई शुड वी, और हम फिर धोएं भी क्यों, है ना। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और कौन इतनी परेशानी उठाएगा कि जो मैंगो लीफ है उसको टूथब्रश के लिए यानी दांतों को ब्रश करने के लिए मैंगो लीफ को तोड़े। मैंगो लीफ क्या होती हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जो नीम की जो दातुन है उसको दिखाया गया है। आप जानते ही होंगे दातुन को, गाँव में तो स्पेशली लोग नीम की जो दातुन होते हैं उसी से ही सुबह सुबह अपने दांतों को साफ़ करते हैं। और पहले जो है बबूल की जो दातुन है वो भी यूज़ की जाती थी, और मैंगो की कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ये दोनों ही अवेलेबल अगर नहीं हो पाती हों तो कुछ लोग मैंगो लीफ को भी दातुन के रूप में यूज़ कर लेते थे। तो वो कहते हैं कि कौन इतनी परेशानी उठाए कि मैंगो लीफ को तोड़े और फिर अपने दांतों को साफ़ करे, अपने मुंह को धोए। इससे अच्छा है कि तुरंत ही जा कर के जो लोब्स हैं, जो ब्राइट बैंगल्स हैं, उनको ले लिया जाए और उनको खा लिया जाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वैसे भी ये कौन सा इतना ज़्यादा ज़रूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, वो कहता है, वो ये कह रहा है कि जो टाइगर होता है, एक चीता होता है, वो कभी भी अपने जो टीथ होते हैं उनको ब्रश नहीं करता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमसे बड़े लोग कहते हैं कि ब्रश करने से हमारे दांत मजबूत होंगे, है ना, जल्दी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो टाइगर एक होता है वो तो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है, लेकिन उसके दांत तो फिर भी इतने भयंकर होते हैं कि वो अपने शिकार को तुरंत ही खा जाते हैं दांतों से फाड़ के। तो वो ये कह रहा है हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और वो कहता है वैसे भी हमें क्या होना था कि इसको खाने के साथ साथ हमको हॉट टी भी पीनी होती थी, गर्म चाय। जो गर्म चाय होती है वो हर चीज़ को वास्तव में स्वतः ही क्या कर देती है, पूरी तरह से वॉश कर देती है, क्लीन कर देती है और बहुत ही नाइसली तरीके से करती है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है कि हम जो है उस दातुन को तोड़ें और फिर उससे ब्रश करें, अपने दांतों को साफ़ करें। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो देखिए अब बताते हैं कि जब भी गोवा में शादियां हुआ करती थी या अब भी होती हैं, तो जो मैरिज गिफ्ट्स होती हैं वो बोल के बिना, और स्वीट ब्रेड एक होती थी जिसको बोल के नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, ये क्या होती है, स्वीट ब्रेड होती है और इसको वहाँ पर बोल कहा जाता है। ये बोल भी पोर्तुगीज़ वर्ड है। तो इस बोल के बिना या स्वीट ब्रेड के बिना जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस होते थे। यानी अगर किसी को गिफ्ट देना है मैरिज में तो वो कम से कम इस स्वीट ब्रेड को तो गिफ्ट में साथ लाता ही था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और जो किसी भी तरह की पार्टी या कोई फीस्ट है, कोई दावत अगर होती थी, तो अगर वहाँ पर ये जो बोल है इसका यूज़ नहीं होता था तो वो अपना चार्म खो देती थी। यानी लोग उस फिर पार्टी में जाने को इच्छुक नहीं होते थे। यानी स्पेशली लोग उस पार्टी में जाते थे इसीलिए कि उनको वहाँ पर खाने के लिए बोल मिलेगी या स्वीट ब्रेड मिलेगी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village, है ना। नॉट इनफ कैन बी सेड यानी कुछ ज़्यादा या पर्याप्त नहीं कहा जा सकता इस बात को शो करने के लिए। यानी ये बहुत ही सामान्य सी बात थी कि जो बेकर था एक गांव के लिए वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। तो इस बात को ज़्यादा कह सकते हैं कि नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ये तो नेचुरल बात थी कि जो बेकर है वो गांव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जब भी किसी लेडी की बेटी का जो एंगेजमेंट होता था, यानी उनकी जो एंगेजमेंट होती थी, तो उस
इंगेजमेंट के ओकेज़न पर अक्सर जो लेडी होती थी घर की, वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी। तो सैंडविच में भी ब्रेड का यूज़ होता ही है, हम जानते हैं। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो जब भी क्रिसमस या दूसरे प्रकार के कोई भी फेस्टिवल आते थे तो वहाँ पर ब्रेड से ही बने हुए केक्स और बोलिनाज। बोलिनाज क्या होता है, जो आप देख सकते हैं ये जो गोल प्लेट में एक रखे हुए हैं, ये बोलिनाज होते थे। ये भी ब्रेड से ही बने होते थे। तो ये भी एक बोलिनाज, वैसे ये भी एक पोर्तुगीज़ वर्ड है। बहुत सारे पोर्तुगीज़ वर्ड आज भी हमारे इंडियन कल्चर में यूज़ होते हैं। तो ये जो पोर्तुगीज़ बोलिनाज थे, ये केक और बोलिनाज ये हमेशा क्रिसमस या दूसरे फेस्टिवल में ज़रूर यूज किए जाते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इसीलिए क्या था कि जो बेकर्स की जो फर्नेस होती है, फर्नेस का मतलब भट्टी जिसमें वो अपनी जो ब्रेड है उनको बेक करता है, तो उनकी प्रेजेंस एक गांव में बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई। तो उस समय जो बेकर्स होते थे या ब्रेड सेलर होते थे, उन दिनों उनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी, जिसको क्या कहा जाता था, कबई कहा जा सकता था। जैसे आप देख सकते हैं इन पिक्चर में, जैसे एक ही कपड़े से बनी हुई ये ड्रेस होती थी, है ना, जिस पर C15 लिखा हुआ है, इस तरह की ड्रेस होती थी, तो ये कबई बोली जाती थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और ये एक सिंगल पीस से बनी हुई एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि नीचे नीज तक यानी घुटनों तक जाती थी। तो इस तरह की जो ड्रेस होती थी तो उसको क्या बोला जाता था, कबई बोला जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी शो बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। हमने अपने बचपन में जो बेकर्स थे उनको किस रूप में देखा था, एक शर्ट पहने हुए और ट्राउजर पहने हुए, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन, और जो कैसा होता था, थोड़ा छोटा होता था। जो हमारा फुल लेंथ का जो ट्राउज़र होता है उससे थोड़ा छोटा होता था। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम जो आप आज के समय में जो पहनते हैं हाफ पैंट एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। जो हाफ पैंट्स होती हैं, हाफ पैंट किसको कहते हैं, जो लगभग घुटनों तक आती हैं, और ये जो होती थी वो घुटने से थोड़ा नीचे तक होती थी, है ना। लगभग जो फुल पैंट होती है उसका 3/4 पार्ट कह सकते हैं, इतना होती थी, यानी घुटनों से नीचे होती थी, लेकिन पूरी नहीं होती थी। बड़े जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सेकंड वाली पिक्चर में, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ अ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो गोवा में क्या होता है, अब भी आज भी वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हाफ पैंट, ऐसी हाफ पैंट पहने जो कि उसके जो घुटने होते हैं उससे नीचे तक पहुँचती हो, तो किस तरह की कमेंट्स को वो इनवाइट करता है, यानी लोग उस पर अक्सर कमेंट करते हैं कि उसने तो पैडर की तरह से ड्रेस पहनी हुई है, यानी वो तो एक पैडर या बेकर के जैसा दिखता है। तो ये लोग उससे कहा करते थे। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये जो बेकर होता था वो क्या करता था, अपने जो बिल्स होता था वो महीने के एंड में कलेक्ट किया करता था। जैसे हम मार्केट से जो जैसे दूध खरीदते हैं या न्यूज़पेपर खरीदते हैं, तो उसका जो बिल है वो हम क्या करते हैं कि जो बिल जो हमको देने आता है वो पर्सन, उन सब का बिल महीने के अंत में हमसे लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो हर रोज़ ब्रेड देने आता था, और पूरे महीने जब ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट वो कर देता था तो उसके बाद वो लोगों से अपना बिल लेने के लिए जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। और अक्सर क्या होता था कि जो मंथली अकाउंट होता था वो उस समय पेंसिल से जो दीवार होती थी उन पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। जैसे आज के समय में हम पेपर में लिख लेते हैं, तो उस समय लोग क्या करते थे, दीवारों पर ही लिख लेते थे कि आज इतनी ब्रेड आई, है ना, आज इतनी ब्रेड आई। तो इस तरह से वो दीवारों पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उन पुराने दिनों में ये जो बेकिंग की जो प्रोफेशन था, ये बेकिंग का जो प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था,
बहुत सारे लोग इसको करते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट, और जो बेकर होता था या उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भी स्टार्व नहीं होते थे, भूखे नहीं मरते थे। स्पेशली कि वो ब्रेड बनाते थे, उनके घर में खुद ही ब्रेड बनती थी। तो कोई भी अगर हमारे घर में इस तरह का प्रोफेशन है जहाँ पर कुछ खाने का आइटम बनाया जाता है तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो कभी भी भूखों मरने की नौबत नहीं आती थी। और फिर वैसे भी ब्रेड को बहुत सारे लोग पसंद किया करते थे, तो उसकी वजह से लोग उसको खाते थे, तो उनका जो बिल भी पे करना पड़ता था। तो जितने भी बेकर होते थे सभी के पास में एक अच्छी इनकम का सोर्स था ये। his family and his servants always looked happy and prosperous, है ना। तो क्या होता था कि जो बेकर होता था, बेकर उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स यानी उसके यहाँ जो भी लोग बेकिंग का काम करते थे, ब्रेड बनाने का काम करते थे, वो सारे के सारे लोग कैसे दिखते थे, हमेशा हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिखते थे, यानी खुश दिखते थे और संपन्न दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, और उनकी प्लम्प फिजिक का मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से मोटी हुई बॉडी, यानी शरीर जिसमें से मोटे हों। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो बेकर्स दिए हुए हैं, दोनों के पेट जो हैं बाहर निकले हुए हैं, है ना, काफ़ी मोटे हैं। और अक्सर हम कहते हैं कोई मोटा व्यक्ति होता है जिसका पेट निकला होता है तो कहते हैं कि वो तो भाई खाते पीते घर का है। तो ये जो उनकी फिजिक होती थी, यानी उनकी शरीर की जो संरचना होती थी, फैट बॉडी होती थी, वो इस बात का एक टेस्टिमनी, ओपन टेस्टिमनी था। टेस्टिमनी का मतलब एक तरह से प्रूफ, है ना। तो वो इस बात का क्लियर प्रूफ था कि भाई उनकी जो प्रोफेशन था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस रहते थे। जो व्यक्ति खुश रहता है तो कभी कभी खुश में भी हम मोटे हो जाते हैं, खुशी में भी जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति गोवा में जो कि जैक फ्रूट के जैसे फिजिकल अपीयरेंस का होता है, तो जैक फ्रूट का मतलब जैसे जैक फ्रूट होता है, ये कटहल होता है, तो ये कितना मोटा होता है हम देख सकते हैं। तो कभी कभी लोगों का पेट भी इतना मोटा होता है कि हम उसको जैक फ्रूट से कंपेयर कर सकते हैं। तो गोवा में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इतना मोटा होता है तो उसको अक्सर बड़ी ही आसानी से एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है, कि उसको ये समझा जाता है कि ये तो बेकर होगा, क्योंकि जो बेकर होते थे अक्सर उनके पेट इस तरीके से बाहर निकले होते थे, काफ़ी मोटे होते थे वो, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल वर्क था उनका, जो बेकिंग का जो वर्क था। और आज भी वो वैसा ही है, आज भी काफ़ी प्रॉफिटेबल वर्क है वो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में या इस पार्ट में हमने गोवा के एक विलेज के बारे में, गोवा की जो हेरिटेज थी उस समय संस्कृति थी उसके बारे में हमने पढ़ा। इसी चैप्टर के 2 और पार्ट हैं, हम उसमें इंडिया के 2 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में और पढ़ेंगे। आई होप कि ये जो चैप्टर है अभी जो हमने पढ़ा क्लियरली आपने समझ लिया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। So thank you student for watching this video.